नॉर्मली जिस तरह के अभी सोसाइटी की जो परिभाषा है, उसमें जैसे जॉइंट फैमिली से कम होके न्यूक्लियर फैमिली आ गई। मैं सभी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, पति-पत्नी के बीच, बच्चे और पेरेंट माँ-बाप के चाइल्ड। बीच और बाकी एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के यस। बीच की बात। उसमें एक ईगो शब्द भी मैं जुड़ना चाहूँगा और लोग ऐसा भी कहते हैं कि रिश्तों निभाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार-बार आप ही को झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। क्या अच्छा। आप इस बात से सहमत हैं? रुक जाओ, कब रुकना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। परिभाषा सही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिश्ता, जो आपने कहा ना, पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, एम्प्लॉय। रिश्ता एक आत्मा और आत्मा के बीच होता है। इस समय आप और मैं बात कर रहे हैं, ये एक रिश्ता है। कौन किससे बात कर रहा है? शरीर शरीर से नहीं बात कर रहा है। मैं आत्मा, आप आत्मा से बात कर रहे हो। मेरे अपने संस्कार हैं, आपके अपने संस्कार हैं। आपकी एक लंबी जर्नी रही है अनेक शरीरों में, जन्म मरण जन्म। मेरी एक अलग जर्नी रही है। एकदम से हमारे संस्कार एक जैसे हो ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जी। मेरी सोच आपसे अलग, मेरे संस्कार आपसे अलग, मेरा जीवन जीने का तरीका आपसे अलग। ऐसे ही हर एक जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, हम आत्मा है जो एक जर्नी पर है। ठीक है, फिर वो किसी भी रिश्ते के फॉर्म में आ जाए, लेकिन हर आत्मा के पास वो संस्कार हैं, झुकने के, एडजस्ट होने के, क्षमा करने के। ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब ये याद न रहना कि मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को एक औधा समझना, जी। अपने आप को एक रोल समझना, अपने आप को बड़ा समझना या अपने आप को छोटा समझना। हूँ मैं आत्मा, वो भूल जाना, तो वो है ईगो। और जब ईगो होगा, फिर हम ऐसे होकर बात करते हैं, सही। या फिर कोई बिल्कुल ऐसे ऐसे होकर होकर बात करता है कि या तो मैं किसी से बड़ा हूँ या मैं किसी। तो हम रोल से बात कर रहे होते हैं, हम रिश्ता से बात कर रहे होते हैं, हम पोजीशन से बात कर रहे हैं, तो ईगो क्लैश आता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी रिश्तों को बहुत ब्यूटीफुली चेंज करती है, क्योंकि मैं सोल दूसरे सोल से बात कर रही हूँ। इक्वलिटी, हम सेम है, हम इक्वल है। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा एक परिवार है। और आज तो परिवार ही परिवार नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये याद नहीं रहेगा कि हम सब आत्मा है, इक्वल है, वसुदेव कुटुंबकम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तो छोटा सा कुटुंब भी कुटुंब नहीं है, तो वसुदेव कुटुंबकम कैसे होगा? वो सिर्फ इस एक रीजन की वजह से, ये भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए झुकना मतलब क्या? कि मैंने आपके संस्कार के साथ एडजस्ट किया, इसको झुकना बोलते हैं। झुकना मतलब ये नहीं आपने अत्याचार किया और मैंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया। झुकना मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल हैं ऑफिस में और मैंने उसके साथ झुक लिया। तो झुकना संस्कारों के साथ, लेकिन अनएथिकल अगर कुछ है तो उसमें बिल्कुल नहीं झुकना। लेकिन संस्कारों के साथ झुकना, कितनी बार भी झुको, क्योंकि जितनी बार झुकेंगे सेहत आपकी ही अच्छी होगी। इट्स लाइक घर में एक जना झुक रहा है और सामान उठा रहा है और दूसरे नहीं झुक रहे, तो जो नहीं झुक रहे वही स्टिफ रहेंगे, जो झुक रहा है उसका तो फायदा ही है। झुकने में कभी भी गिनती नहीं करनी चाहिए। बिजनेस नहीं कर रहे, रिश्ते निभा रहे हैं। रिश्ते निभा रहे हैं। आपकी बात में बार-बार संस्कार शब्द का प्रयोग है। संस्कार क्या है? संस्कार मतलब कोई भी आदत जो बार बार रिपीट होती है वो संस्कार बन जाती है। एक होता है हैबिट, एक होता है संस्कार। हैबिट होती है बाहर की, खाना पीना सोना, काम करने का तरीका, ये हैबिट है। और संस्कार है यहाँ की, जैसे गुस्सा करना संस्कार है जी। इरिटेट हो जाना संस्कार है, ईर्ष्या करना संस्कार है। तो इनको हम संस्कार कहते हैं। इमोशनल पैटर्न्स, शांत रहना संस्कार है। तो वो सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार से संसार बनता है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। तो आज संसार की हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि संस्कार थोड़े से बदले हुए। अगर हमें संसार को फिर से स्वर्णिम भारत, वो सत्युगी दुनिया, वो खूबसूरत नई दुनिया जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, अगर हमें वो बनाना है, एक ही तरीका है और वो तरीका है संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन की बात की दीदी आपने। संस्कार के बाद में खुशी की बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से खुशी का पासवर्ड क्या है? खुशी का मीनिंग भी नहीं हमें अभी तक पता है एक्चुअली। हमें लगा खुशी मतलब जो जब कुछ अच्छा होता है तो खुश होते हैं, कुछ नया खरीदते हैं तो खुश होते हैं। वो खुशी नहीं है, वो तो एक एक्साइटमेंट है जी। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद डाउन हो गई। खुशी मतलब एक स्थायी स्थिति। खुशी हमारी निरंतर स्थिति होनी चाहिए, अच्छी चीज होने पर नहीं।
खुशी हमारा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर अर्थात क्या? जी आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा सिर्फ खुद पर निर्भर, परिस्थिति पर निर्भर नहीं कि अभी खुश, अभी नाराज, अभी दुखी। तो खुशी मतलब स्थिरता। जो कहा ना आपने, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त, कि चित्त कैसा है? प्रसन्न प्रसन्न। चित्त। एक तरह से चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो तो वो बहुत सहज है, उसी को कहेंगे हम स्पिरिचुअल स्टैमिना। कि जितना हमारा स्टैमिना बढ़ता जाएगा, अर्थात आत्मा जितनी चार्ज होती जाएगी, तो वो स्थिरता बढ़ती जाएगी, आपकी फिटनेस लेवल्स बढ़ जाएंगे। जैसे शरीर है, अगर मुझे आप अभी कहें ये कुर्सी उठानी है तो शायद मैं ना उठा पाऊं, मैं कहूंगी नहीं ये तो भारी है। और कोई और जो रोज प्रैक्टिस करता हो वो 5 कुर्सियां इकट्ठे रखकर ऐसे उठा ले। तो मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है? उसने रोज प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस करके उसने अपने शरीर के स्टैमिना को क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। मैंने किया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं कर नहीं सकती, सिर्फ मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह स्पिरिचुअल स्टैमिना, हम आज ऐसे समय पर पहुंचे हैं, हम कहते हैं खुशी चाहिए, हम खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है जितनी चीजें खरीद लेंगे उतनी खुशी आ जाएगी, और उसकी वजह से सृष्टि की हालत खराब हो रही है। आज सृष्टि के रिसोर्सेस इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मौसम इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज, ये सारी ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्यों हो रही है? उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि हम खुशी के लिए खरीदते हैं ना, तो फिर तो वो नेवर एंडिंग है, हम खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही जाते हैं। और हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति से कुछ ना कुछ ले रही है, पानी ले रही है चीजें। तो हर चीज जो मेरे लिए बन रही है वो प्रकृति के रिसोर्सेज ले रही है, और हम पहनते हैं थोड़े दिन, यूज करते हैं थोड़े दिन, फिर छोड़ देते हैं, कहते बोर हो गया, अभी नया लेना है। क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत आ गया है ना, तो हमें लगता है हम खरीद सकते हैं हर चीज। इस समय जब भी हम मार्केट जाएं और कुछ खरीदे, हम प्राइस टैग देखेंगे ना हमेशा, कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं सोचना कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सोचना क्या सृष्टि ये अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जीवन को सादगी की तरफ लेकर आए, अर्थात जरूरतों के लिए खरीदे, इच्छाओं के लिए नहीं। अगर हम जरूरतों के लिए खरीदेंगे, सृष्टि के पास बहुत है हमें देने के लिए, प्रकृति के पास बहुत है हमें देने के लिए। और अगर इच्छाओं के लिए खरीदेंगे तो फिर हम प्रकृति के साथ जो कर रहे हैं उसका परिणाम तो आ ही रहा है, आने वाले समय में और आएगा। आने वाले समय में और आएगा दीदी। जैसे कि आपने अभी परिवार की भी बात की, और बच्चे और माँ बाप के बीच में जो अभी जिस तरह से जनरेशन गैप, ये शब्द तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। अभी के ज़माने में, या फिर ऐसा बोलूँ कि मॉडर्न पेरेंटिंग आपके हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि हम जिस युग में पैदा हुए उसमें मोबाइल नहीं थे और बड़े रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन अभी तो जो बच्चा आ रहा है वो उसके सामने टेक्नोलॉजी है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को नर्चर करे? डिपेंड्स ऑन एज ग्रुप, कौन से हम बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नर्चरिंग तो तब शुरू होती है जब बच्चा गर्भ में है जी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज ऑफ पेरेंटिंग है, जिसको हम कहेंगे गर्भ संस्कार। क्योंकि संस्कार तो गर्भ में बहुत पावरफुल है जो डलते हैं। तो फिर से 25-30 साल पहले अगर हम जाएं तो तब लाइफ थोड़ी सिंपलर थी, स्लो भी थी कंपेयर टू जो अभी चल रही है। घर में सात्विकता थी, और फिर जब गर्भ में एक बच्चा प्रवेश करता था, आत्मा प्रवेश करती थी, तो उस माँ को सिखाया जाता था अच्छा सोचो, कुछ अच्छा देखो, देवी देवताओं के चित्र सामने लगाए जाते थे, इसको देखो तो आपके घर बच्चा ऐसा आएगा। तो वो माँ सिर्फ अपने शरीर के स्वास्थ्य पर नहीं, लेकिन अपने संस्कारों पर भी अटेंशन था, और वैसे भी ओवरऑल वैसे था। लेकिन अभी की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उस 9 महीने में भी उस जो कपल है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो उतनी स्पीड पे भाग रहे। तो शारीरिक रूप से भागने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन भाग रहा है, स्थिरता से नहीं चलता है। तो मन वो 9 महीने में भी भाग रहा है, वो 9 महीने में भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है, पीयर प्रेशर से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो 9 महीने तो ऐसे ही बीत जाते हैं जी। और वो पेरेंट को नहीं पता कि उस 9 महीने में उसने वो सारे संस्कार उस बच्चे को दे दिए। फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे इतने हाइपर क्यों हैं, एक जगह बैठते क्यों नहीं है, कहना मानते क्यों नहीं है, क्योंकि गर्भ में क्या दिया उनको, क्या दिया उनको,
खुद फोन के साथ आप खाना खाते हैं बिल्कुल। तो वो फोन के साथ खाना खाएंगे। खुद आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर वो भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे। दिया क्या, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है बच्चों की, उनको वो संस्कार वैसे दिए गए हैं। क्योंकि अब हम ज्यादातर चीजें पैसों से खरीद सकते हैं, तो हमें लगता है हर चीज पैसों से खरीदी जाएगी। संस्कार पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, आंतरिक शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन चाहिए कंटेंट कंजम्पशन, बच्चों का नहीं, पेरेंट का। पेरेंटिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, सब कुछ जो आप उनके अंदर लाना चाहते हो वो अपने अंदर ले आओ, वहां अपने आप आना शुरू हो जाएगा। खुद ना करें और उनको बोले आप ये करो ये करो ये करो, वो तो नहीं होगा। अब ये वाली जनरेशन के साथ वैसा वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले वो 9 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे रिश्तों में उसी 9 महीने में झुकने में मुश्किल हो रही है, एडजस्ट नहीं हो रहे, रो रहे हैं, रूठ रहे हैं, रूस रहे हैं। संस्कार बन गए उस बच्चे के। अपने जॉब पर स्ट्रगल के फेज में चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, संस्कार बन गए बच्चे का, पता ही नहीं चला क्योंकि हमने वो गर्भ संस्कार पर फोकस नहीं किया। फिर छोटे बच्चे हैं, स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। स्क्रीन्स तो जिस एज तक आप खींच सको बच्चे को देनी नहीं चाहिए। माइंड के लिए भी अच्छी नहीं, ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है, बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, उतनी पेशेंस नहीं है खाना खिलाने की जैसे हमें खिलाया जाता था। तो हमें लगता है हमें बड़ी जल्दी जल्दी है, बस ये खाना खा लें, तो हम स्क्रीन ऑन कर देते हैं और बच्चा खाना खा लेता है। तो हमें लगता है हमारा काम हो गया, बच्चे ने खाना भी खा लिया। इंटेंशन तो बहुत अच्छी है कि बच्चा खाना भी खा ले, लेकिन टाइम भी ज्यादा न लगे। और बच्चा स्क्रीन देख रहा है, आप उसको खिलाते जाओ। तो आपको लगता है आपने सारा खिला लिया जो आपको लेकिन डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। अब ये बच्चा उस तरह के खाना खाने के तरीके से एडिक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ बिना स्क्रीन के बैठकर खाना अकेले, सबके साथ हो तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन अपने आप से ऐसे बैठकर खाना उसने बचपन से ही नहीं सीखा, तो वो करेगा कैसे? तो सबसे पहले खाने की विधि, दूसरा जहां तक हो सके घर का खाना खिलाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा आज बाहर का खाना खाते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो जो खरीद कर खाना लाया जाता है, एक तो उसमें पैसे की वाइब्रेशन होती है, परिवार के प्यार की नहीं होती है, परमात्मा की याद की नहीं होती है। और दूसरा जो खाना बाजार में बनता है वो भी तो इसे जल्दी जल्दी में बनेगा ना, क्योंकि इतने लोगों का बन रहा है इतना, तो वहां की एनर्जी कैसे? किसी को भी चाहिए एक बार किसी होटल या रेस्टोरेंट में किचन में जाके देखना चाहिए कि खाना कैसे बनता है, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनको इतना खाना बनाना है। तो वो कोई शोर मचा रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, कोई खाना बन रहा है, जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है। तो अन्न का ध्यान रखें, गैजेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, कंटेंट बहुत केयरफुल रहे कि वो, लेकिन ये सब कुछ पहले अपने पर करें। ये करेंगे और फिर अगर हर पेरेंट अपने घर में सुबह का थोड़ा सा समय मेडिटेशन करे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे उसी आयु से स्टार्ट कर लेंगे। योगा करें, प्राणायाम करें, स्थिर होकर बैठे, उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप उनको 15-20 साल के बाद बोलेंगे तो नहीं करेंगे, तो वो चॉइस है। हाँ, वो बच्चे की चॉइस है। लेकिन अगर आपने बचपन से कर लिया तो वो उसकी लाइफस्टाइल है। फिर तो आप उसको अकेला छोड़ दो कहीं भी, उसने तो अपनी लाइफस्टाइल से जीना है। तो इसीलिए जितना जल्दी शुरू करें वो बहुत अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, अभी भी आप शुरू करें, उनको नहीं बोले करने के लिए, आप करें। आपकी वाइब्रेशन का प्रभाव उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, सर्टेन। आपने मेडिटेशन की बात की दीदी, मेडिटेशन हम कैसे करें? क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि कोई रिंग बज गई, किसी ने आवाज लगा दी, हम ध्यान में बैठे, तो मेडिटेशन करने की सही टेक्निक क्या है? मेडिटेशन को ना सीखना पड़ता है। एक तो हमें लगता है कि मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ गए और कोई सोच नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। माइंड का काम है सोचना, तो थॉट्स तो आएंगी ही, लेकिन थॉट्स सही डायरेक्शन में कैसे लेकर जाना। और मेडिटेशन मतलब आत्मा का निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरना, ये है राजयोग मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो हर जगह, मतलब हर शहर में क्या, छोटे छोटे शहरों में भी, गांव में भी राजयोग मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज के, मतलब हर 3-4 किलोमीटर में सेंटर है जी। और वहां पर दीदियां हैं, भाई हैं जो मेडिटेशन सिखाते हैं 1-on-1। जो जब आएगा,
जिस दिन आएगा, जिस समय आएगा, उसको सिखाएंगे। और इसके लिए कभी कोई शुल्क, कोई फीस नहीं होती। हमें सिर्फ 4-5 दिन के लिए आधा पौना घंटा निकाल कर सीखने जाना है। एक बार सीख लीजिए, फिर करना शुरू कीजिए। जी। 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस है, मैं वो पूछना चाहता हूँ। एक तो गुस्से के बारे में, दूसरा ये है कि समाज में या फिर हम जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपमान का भी भोग बनना पड़ता है। तो उस माहौल में भी हम अपने आप को शांत कैसे रखें? क्योंकि अपमान कोई मान लो बॉस अपने सबऑर्डिनेट का कर लेता है या अंदर-अंदर कलीग के साथ भी बोलचाल हो जाती है। तो उस केस में हम किस तरह से अपने आप को स्थिर रखें? सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि जब कोई आपको कुछ कह रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, समाज में कहीं भी हो सकता है। जी। जब कोई आपको कुछ कह रहा है, वो अपने संस्कार वश कह रहा है ना? तो कोई आपकी महिमा अगर कर रहा है, उसके पास महिमा करने का संस्कार है। जी। किसी के पास निंदा करने का संस्कार है, तो आपने अच्छे से अच्छा काम किया हो तो भी वो आपकी निंदा करेगा, क्योंकि उसके पास निंदा करने का संस्कार है। तो जब हमें कोई कुछ कहता है, तो हमें फीडबैक ले लेना चाहिए। मतलब इसमें मेरे लिए कोई काम की चीज है, वो ले लेना चाहिए। और जिस तरह से कहा गया है, वो उनका संस्कार है, वो हमारा संस्कार नहीं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सपोज मुझे किसी को कहना है, ये ऐसे क्यों रखा है, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसे नॉर्मल भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये ऐसे भी कह सकती हूँ कि पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, इतने सालों से सिखा लिया, अभी तक इतना भी नहीं सीखा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आने वाला, इसको ऐसे रखना चाहिए। अब इसमें काम की लाइन कौन सी थी कि इसको ऐसे रखना चाहिए। तो वो फीडबैक को ले लो, अपनी करेक्शन कर लो। जिस तरह मैंने बोला है, वो मेरा संस्कार है, वो आपके बारे में नहीं है, वो मेरी कमजोरी है, आपकी नहीं। लेकिन हम उसको देखते नहीं है कि ये उनका संस्कार है। हमें लगता है उन्होंने मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। कोई हमारा कुछ नहीं कर रहा, वो अपने संस्कार के वश बोल रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई मन कमजोर होता है ना, तो ही वो इस तरह से व्यवहार करता है। अगर आप खुश हैं, शांत हैं, तो आप उस तरह से बात नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज, अगर किसी ने आपके साथ गलत बात की है या कुछ ऐसा किया है, आप उसके लिए अच्छा सोचिए, आप उसको दुआएं दीजिए, आप उसको शुभ भावनाएं दीजिए, जैसे कि आप किसी बीमार का ध्यान रखते वैसा। और जैसे ही आप उनको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस और दुआएं देंगे, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर उनका असर नहीं पड़ा। और दूसरा, उनको भी शक्ति मिलती जाएगी। तो उनकी इन्फेक्शन को नहीं कैच करना, खुद अच्छी अच्छी वाइब्रेशन उनको भेजनी है, खुद भी लाइट रहेंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो कोई हमारी इंसल्ट कर नहीं सकता, कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। वो अपने मन की स्थिति से बात कर सकते हैं। अच्छा, हमें अंदर कैसा फील करना है, वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। तो जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल स्टैमिना क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे बातों का असर आत्मा पर नहीं, आत्मा आत्मनिर्भर बन जाती है। आत्मा आत्मनिर्भर बन जाती है। निंदा स्तुति, जय पराजय और सुख दुख एक समान है। दूसरा, एनर्जी के बारे में थोड़ी बात करनी है। थॉट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड एक्शन इन एनर्जी, वो हम कैसे डेवलप करें? एनर्जी के बारे में वो कंसेप्ट संस्कार है ना यहाँ। जी। तो मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूँ, थॉट एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, मतलब दिखाई नहीं देती ना, फिजिकल चीजें दिखाई देती है। अगर हम डॉक्टर को बोले ब्रेन दिखाओ, तो वो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल है। इसमें माइंड कहाँ है, वो दिखाओ, वो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है, वो फिजिकल नहीं है, तो नहीं दिखाई देगी। तो जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, वो एक वाइब्रेशन है। तो वो हमारे शरीर तक पहुंचता है, वो लोगों तक पहुंचता है, वो प्रकृति पर असर करता है। हमारी सोच का असर पौधों पर होता है, पानी पर होता है, खाने पर, हर चीज पर असर होता है। फिर वो जो थॉट्स हमने क्रिएट की, उसमें से कुछ थॉट्स शब्दों में आती है, तो वो साउंड एनर्जी बन गई, शब्दों की एनर्जी बन गई। और उसमें से थोड़ी सी थॉट्स हमारे व्यवहार में आती है, तो वो एक्शन में बन गई। आज हम अपना अटेंशन व्यवहार पर रखते हैं, बोल पर रखते हैं, सोच पर नहीं रखते हैं। इसीलिए कितना भी अटेंशन रख लो, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसीलिए अटेंशन बोल और व्यवहार पर रखने की जरूरत नहीं है। अटेंशन यहाँ रख ले जी, इस फर्स्ट स्टेज पे रख लिया, तो सेकंड और थर्ड स्टेज तो अपने आप टेकन केयर ऑफ है जी। अंत में 2 प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि ह्यूमन बीइंग हैप्पी बीइंग कैसे बन सकता है? अगर ह्यूमन बीइंग रोज अपना थोड़ा सा ध्यान रखे,
अगर हम ये पूछे कि ह्यूमन बीइंग हेल्दी बीइंग कैसे बन सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रोज अच्छा खाना खाइए, रोज रात को टाइम पर सोइए, रोज थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। उसके बिना सिर्फ बोलने से तो हेल्दी बीइंग नहीं बन सकते हैं। तो एक होता है शरीर की हेल्थ, एक होता है आत्मा की हेल्थ या मन की हेल्थ। आत्मा हेल्दी मतलब हैप्पी बीइंग, आत्मा हेल्दी मतलब हैप्पी बीइंग। तो 2-3 चीजें कर लेते हैं। एक, शाम को घर आने के बाद मतलब 7-8 बजे के करीब से अपने काम से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ओके। फोन से, ईमेल से काम पे नहीं जाना है, मतलब ऑफ, डिस्कनेक्ट। कल सुबह काम पे चलेंगे। मतलब उस जमाने में चले जाते हैं जब हमारे पास फोन नहीं थे। तब हम फोन नहीं था तो हम काम पे नहीं जा सकते थे। ऑटोमेटिकली तनाव नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि मन फ्रेश होते थे। आज मन थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं? क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहे हैं। नींद भी क्वालिटी वाली नहीं मिल रही है। कैसे आएगी नींद क्वालिटी वाली? सोने तक भी तो काम कर रहे हैं, सोने तक भी ईमेल्स देख रहे हैं। अब आप मन को एक काम दे दो और फिर आप सो जाओ, तो शरीर थका हुआ है तो नींद तो आ जाएगी। लेकिन इसको तो एक ईमेल सुना दी सोने से पहले, या इसको सोशल मीडिया पे कुछ दिखा दिया सोने से पहले, या फिर कुछ और ही देख लिया सोने से पहले। सोने से पहले इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो कम से कम सोने से 2 घंटा, और सोने का समय भी सही चाहिए। अब ये सब खिलौनों की वजह से हम सोते भी लेट हैं। एक्चुअली 10 बजे तक हमें गहरी नींद होनी चाहिए। अच्छा। 10 से 2 बजे का समय बहुत एनर्जाइजिंग होता है। ये 4 घंटे बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। फिर हम 4 से 5 बजे के बीच आराम से उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त। ये छोटी छोटी तो चेंजेस चाहिए हेल्दी रहने के लिए। आज हम ब्रह्म मुहूर्त उठे ही नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त है वो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मतलब क्रिएशन, नई रचना। तो जो समय है पूरे दिन का जहां आप नई रचना कर सकते हैं, नई सोच, नए संस्कार, नए आइडियाज, न्यूनेस, उस समय हम सो रहे हैं। तो फिर हमने ब्रह्म मुहूर्त खो दिया। अमृत वेला मतलब हमने अमृत खो दिया। वो मुहूर्त टाइम है। मुहूर्त टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 4 से 5 बजे के बीच उठने के लिए 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और वो भी गहरी नींद। तो गहरी नींद के लिए जल्दी खाना खाएं और हल्का खाना खाएं, ताकि डाइजेशन, पाचन सोने से पहले हो गया हो। तो वो एक काम हो गया। फिर यहाँ डिस्कनेक्ट करें काम से, वर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए कम से कम 8 बजे से। कोई वर्क रिलेटेड फोन्स, ईमेल्स नहीं। फिर 9 बजे से दूसरे कंटेंट से भी डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब हम न्यूज देख रहे हैं, नहीं, आई एम सॉरी, आप डीडी न्यूज है, लेकिन रात को नहीं। लोगों को नींद अच्छी नहीं आ सकती है न्यूज देखकर, क्योंकि हर एक के पास स्टैमिना नहीं होता है देखने का कि ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है, किसी की ये रात को सोने से पहले जिसने देख लिया, चाहे वो न्यूज देख रहा है, चाहे वो कोई मूवी देख रहा है, चाहे वो क्राइम शो देख रहा है, रात को सोने से पहले जिसने ऐसा देखा, उसकी वो सारे विजुअल्स नींद में प्रोसेस होते हैं। तो 2 टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उठते ही पहला घंटा और एक रात को सोने से पहले आखिरी घंटा। इसमें सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। तो जो हम लास्ट डालते हैं ना, वो इधर नहीं रहता, वो फिर हम सुबह से घबराहट से उठते हैं। कभी हम कहते हैं पता नहीं सपने बहुत अजीब से आ रहे थे, वो सब रात को क्या डाला था उसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अटेंशन रखना चाहिए कि ये 2 टाइम, सिर्फ बाकी टाइम आप चूज करें, बट ये 2 टाइम बहुत क्रूशियल है। और सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लें। कुछ बहुत पॉजिटिव भरे सोने से पहले 10 मिनट के लिए, कोई किताब, कोई वीडियो, ऑडियो, मतलब पॉजिटिव शब्द अंदर जाने चाहिए, ताकि अगले 6 घंटे वो प्योर एंड पॉजिटिव शब्द आपके मन और शरीर पर काम करें। अच्छा। फिर आप अपने आप ब्रह्म मुहूर्त उठ जाएंगे। फिर अपने आप मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के भी यही प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों टाइम में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है ना। तो मतलब बीज है, लेकिन बीज ऊपर फेंका तो कोई फल नहीं निकलेगा ना, बीज को अंदर डालना है। तो वो अंदर का टाइम यही है, रात को सोने से पहले और सुबह। सारा दिन तो कॉन्शियस लेयर, टॉप माइंड का चल रहा है, उसमें तो हम बहुत सारे संकल्प करते रहते हैं, सुबह और रात। तो ये ध्यान रखना है। मेडिटेशन। फिर खाना, सात्विक खाना खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। और जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाएं, और कर्म योगी बनकर जीवन जिए। कि योग कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी कर्म कर दिया, योगी की तरह कर्म करें। ऐसे नहीं चिल्ला दिया और मेरा काम हो गया, वो तो भोगी जीवन होता है। तो भोगी जीवन नहीं जीना जहां भोगना है सारा दिन। योगी जीवन मतलब हाई वाइब्रेशन। तो वो संस्कार और कर्म को साथ साथ लेकर सारा दिन चले,
ये एक लाइफस्टाइल बन जाती है और यही एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। बहुत अच्छा। दीदी, अंत में दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल चीज है कि सब कुछ करते हुए आधा पौना घंटा अपने लिए रखिए 24 घंटे के अंदर। अब हमें लगता है नहीं, कहाँ से आधा पौना घंटा निकलेगा? वो टाइम निकालना नहीं है, शुरू में टाइम निकालना है। उसके बाद आपकी शक्ति इतनी बढ़ती जाएगी कि आपके पास ज्यादा टाइम आ जाएगा। अच्छा। आज हम थके हुए मन, परेशान मन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम आधा घंटा उसको शक्तिशाली बना दें तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। यहाँ थोड़ा सा समय निकाला, मेंटल हेल्थ ठीक, फिजिकल हेल्थ ठीक, अगर कुछ आता है तो भी विल पावर अच्छी है, उसको फॉल, रिश्ते ठीक, और जब ये 3 ठीक तो जो आप काम जिस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं वो तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वातावरण ठीक, प्रकृति, तो संकल्प से सृष्टि बनती है। इसके लिए आधा पौना घंटा दिन का अपने लिए रखें। पहले 2 महीने में टाइम निकालना पड़ेगा, तीसरे महीने से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, क्योंकि आपकी सोच बदली है तो व्यवहार बदलता है। वेस्ट की बातें खत्म हो जाती है, बैठकर लोगों के बारे में बातें करना, ये सब खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है, इतना टाइम बचता है कि अभी हमें पता नहीं लगता अभी और क्या करना है, क्योंकि वेस्ट खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बैठे घंटों घंटों नेगेटिव देख रहे हैं, खत्म हो गया। सही। बहुत टाइम आ जाता है। एंड हर एक घर घर में एक जना चाहिए जो शक्ति कमाए अब, ताकि वो उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाए। अच्छा। ताकि उस परिवार में अगर कोई भी बात आती है, एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो उस परिवार को पकड़ के रखेगा, और जहाँ जो बात आएगी उनको भी शक्ति का सहयोग देकर उनसे भी वो चीज को क्रॉस कराएगा। लेकिन अगर सारे ही परेशान हो जाते हैं तो उस बात का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने। दूरदर्शन के इस जिंदगी कैफे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शકો, આ હતા બ્રહ્માકુમારી સિસ્ટર શિવાની દીદી કે જેમણે જીવનના તમામ પાસાઓ વિશે વિગતે વાત કરી, અને આપણે આશા રાખીએ કે તમે અને હું આ જીવનનો જે આ મર્મ આપણે આપ્યો છે એ મર્મને આત્મસાત કરીએ તો આપણું જીવન સફળ રહેશે। આ વિચાર સાથે અત્યારે બસ આટલું જ। આવતા રવિવારે ફરીથી એક નવા અતિથિ સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્કાર।